Hi, my name is Rahul Srivastav, and once again, I welcome you in today's video. In today's video, we would be discussing a topic which is most on demand, and the name of the topic is cash credit and term loan proposals. How to process a cash credit and a term loan proposal. So again, today we have none other than Ghanekar sir with us to apprise all of us about this topic in detail. Now, since the topic is, we are going to discuss this topic in very much detail. So we are going to create this in 3 or 4 parts. And in today's part, we'll be discussing on the basics of this concept. So let us, without any further delay, let us start the topic that is part 1 of this video. Ghanekar sir, welcome. Yes, Rahul After a ji. long time. After a long time. Yes. Good morning. Good morning. So shall we start? Yes. Okay, over to you, sir. Yes. Thank you, Rahul ji. So as told by Rahul ji, we will be discussing on processing of cash credit and term loan proposal today. We will directly go through the format. I have collected all the points from the format, and on major points we will elaborate it. And I will also, at the first hand itself, I will request the viewers to give us the any whatever questions, because this is a very important topic. Commercial जो प्रोसेसिंग करना होता है लोन का, उसमें एक मन में डर रहता है लोगों के, इसलिए इसमें आप ये ध्यान से सुनो, और उसमें अगर आपको बाद में कुछ भी क्वेरीज है, यू पुट द क्वेरीज एंड वी विल हैव ए सेपरेट सेशन ऑन दिस रिजॉल्विंग ऑफ ऑल द क्वेरीज. तो ये मैं पहले ही बताता हूँ, इसलिए दैट नाउ वी विल स्टार्ट. अभी जब हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या होता है कि पहले उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन बोरोवर की रहती है. तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में क्या होता है, नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस, डायरेक्टर्स, then if the company is a borrower or private limited company, borrower is a partnership firm, इस तरह से अलग अलग उसके कॉन्स्टिट्यूशंस रहते हैं. तो हम क्या देखते हैं उसमें, एक तो बोरोवर का प्रीवियस एक्सपीरियंस हम देखते हैं. देन जब हम डिटेल में लिखेंगे तो ये सारी बातें हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि प्रीवियस एक्सपीरियंस है. देन उसके प्रीवियस असाइनमेंट्स क्या क्या थे उसके एज के हिसाब से. देन कंपनी है तो कंपनी प्रोफाइल. कंपनी में इंपॉर्टेंस ये है कि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती है तो उसमें हमें मेमोरेंडम में बेसिकली ये देखना चाहिए कि द पर्पस फॉर विच ही इज अप्लाइंग, वो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड है क्या नहीं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रपोजल आएगा तो, या इवन पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, तो उसमें आपको ये देखना है कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो पर्पस डिफाइंड होना चाहिए. कभी कभी ऐसे होता है कि एमओए में नहीं है, तो फिर वो हमारा फाइनेंस गलत हो जाता है कि बिकॉज वी विल डेविएट फ्रॉम द पर्पस डिफाइंड इन द एमओए. तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये बहुत जरूरी है. देन वी कलेक्ट पैन, आधार, पासपोर्ट कॉपी. ये अभी बहुत जरूरी हो गया कि हेलो नहीं राहुल जी, आवाज नहीं आ रही है. Yes, you are audible, sir. I have unmuted myself. ओके, ठीक है. तो आगे जो है पासपोर्ट कॉपी. अभी पासपोर्ट कॉपी में ये है कि अभी आप एलएलएमएस में भी प्रोसेसिंग करते समय ध्यान में आया होगा कि पासपोर्ट कॉपी है तो पासपोर्ट कॉपी डालना है, नहीं है तो यू शुड ऑब्टेन द डिक्लेरेशन. ये है. और ये सारी चीजें है, पैन, आधार, पासपोर्ट, ये जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स है, ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका वो करेक्ट नेम डालना, करेक्ट उसका पैन और आधार डालना, उसमें आपको सारे आपके सिविल रिपोर्ट्स उसी के ऊपर डिपेंडेंट है. देन आरबीआई डिफॉल्ट है क्या नहीं, ये उसी में मिलता है, या फिर जो सिविल जैसे अदर इंस्टीट्यूशन है जहां से हम रिपोर्ट निकालते हैं, तो वो सारे जो है वो उस पैन के ऊपर, आधार के ऊपर और आपके पासपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है. तो इसलिए ये ठीक ढंग से बनना जरूरी है. देन उसके बाद आता है बिजनेस मॉडल. तो बिजनेस मॉडल में भी हम ये देखते हैं कि उसका प्रीवियस बिजनेस क्या था, और अभी वेदर ही इज टोटली डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल बिजनेस.
फिर हम ये कि उसका फिर रीजन देना चाहिए कि पहले अगर वो एक बिजनेस करता था, फिर अगर उसमें फेल्योर हुआ है, क्या फेल्योर हुआ है तो क्यों हुआ है, देन एग्जिस्टिंग बिजनेस में उसको क्या स्कोप है, मार्केट लोकल मार्केट में क्या है या इंडियन मार्केट। हेलो, Since you have told just now, if suppose somebody is having a previous experience of any kind of business, and suppose by seeing the track record, we find that his business was not successful, huh? For whatever reason. So, would it affect his new proposal? नहीं, समवट, बिकॉज सपोज उसका पहले वाला फेल्योर हुआ है तो वी विल हैव टू गो इनटू रीजंस। अगर वो रीजंस जो देता है, इफ दोस रीजंस आर जस्टिफाइबल, देन वी कैन गो अहेड। बट अगर उसके खुद के रीजन से, खुद का प्रॉब्लम है, उससे अगर वो उसका फेल्योर हो रहा है ना, तो देन वी विल हैव टू थिंक कि अगर वो, ये तो कैसे होता है ना कि हम एक फेल्योर हुआ है तो फिर हम पूछते हैं कि इसके पीछे क्या कर रहे थे, इसके पहले क्या कर रहे थे, और अगर हर बार वो फेल्योर है तो देन वी हैव टू थिंक अरे ये एक बिजनेस करता है, एक साल करता है फिर छोड़ देता है, तो इस तरह का अगर उसका बिहेवियर है ना, तो वी शुड बी कॉशियस। इसलिए Okay, मैंने इसका okay, जिक्र किया। ठीक है। देन okay. उसका जो समझो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसका कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी में उसका स्टार्ट में कितना कैपेसिटी तक उसका काम होगा, फिर 100% कैपेसिटी तक या प्रॉफिटेबिलिटी के लेवल तक वो कब आएगा, फिर वो नॉलेज उसके पास क्या है। समझो कभी कोई नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो मोस्टली ऐसे रहता है कि कोई जो बोरोवर है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 5 साल 10 साल काम करता है, वहाँ का एक्सपीरियंस लेके ही स्टार्ट हिज बिजनेस, खुद का मैन्युफैक्चरिंग उसी प्रोडक्ट में करना चाहता है। तो दैट इज ऑलवेज गुड कि उसको ऑलरेडी दैट प्रोडक्ट का जो सर्विस में उसको एक्सपीरियंस होता है उसके पास, तो ये जो सिचुएशन रहती है ये अच्छी रहती है। ठीक है। और उसके पास और कुछ अल्टरनेटिव्स है कैसे, समझो अभी नॉर्मली क्या होता है ना कि कभी कभी कोई बड़ी कंपनी रहती है, रिनॉन कंपनी का प्रोडक्ट कंपनी को ही उसका सप्लाई रहता है, लेकिन वो रिनॉन कंपनी को ही कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर उसके पास क्या है, ऐसा। तो अभी समझो हम पॉलीमर्स का देखते हैं, तो पॉलीमर्स में यहाँ गरवारे पॉलीमर्स का बहुत नाम है पूना में। अगर पॉलीमर का कोई बिजनेस करना चाहता है और उसका सप्लाई गरवारे पॉलीमर्स को रहेगा, तो गरवारे पॉलीमर्स में समझो कुछ प्रॉब्लम हो गए, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, ऐसा। इस तरह से ये देखना चाहिए हमें कि अगर कुछ है तो उसको बस शिफ्ट करने के लिए कुछ चांस चाहिए। इस तरह से ये सारा, और ये सारे पॉइंट्स है ना वो नोट में हमें कवर भी करने चाहिए जब डिटेल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं ना नीचे डिटेल्स नोट में। और ये जो इंट्रोडक्शन में नेम वगैरह रहता है, तो डायरेक्टर्स के एक्सपीरियंस वगैरह, ये सारी चीजें आपके इसमें आनी चाहिए, डायरेक्टर्स के या बोरोवर्स के। देन इसके आगे आता है प्रेजेंट रिक्वेस्ट। ये प्रेजेंट रिक्वेस्ट शुड बी स्पेसिफिक, मींस कैश क्रेडिट कितना, कैश क्रेडिट का रिक्वेस्ट कितना है, स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए। देन टर्म लोन का रिक्वेस्ट कितना है, ये भी स्पेसिफिक चाहिए। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जब नोटिंग वगैरह करते हुए देखा है कि कभी कभी वो मिस हो जाता है, ऐसे उधर कुछ लिखा हुआ रहता है, फिर आगे मीन्स समझो अमाउंट कम लिखा गया और आगे हम ज्यादा सैंक्शन करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ज्यादा लिखा है कम सैंक्शन किया तो इट इज ओके, ऐसा। तो इसलिए ये प्रेजेंट रिक्वेस्ट क्लियर होना चाहिए एंड उसमें पर्पस क्लियर होना चाहिए कि फॉर व्हाट पर्पस ही इज अप्लाई। मींस कैश क्रेडिट है तो वो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के लिए रहता है, लेकिन टर्म लोन जो है वो टर्म लोन का मशीनरी के लिए या परचेस ऑफ प्लांट के लिए है, ये सारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। देन आता है उसके प्रेजेंट फैसिलिटीज। डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट फैसिलिटीज में दो पार्ट है, डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट फैसिलिटीज विथ आवर बैंक एंड विथ अदर बैंक्स। अगर हमारे बैंक के पास है तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, वो हमें मिल जाएगा। लेकिन अदर बैंक्स के पास है तो वी मस्ट गो थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, देख के उसका चेक रिटर्न है क्या, या अकाउंट में टर्नओवर कितना है विथ रिस्पेक्ट टू, समझो कैश क्रेडिट लिमिट 50 लाख का है और अकाउंट में टर्नओवर सिर्फ 50-60 लाख का ही है, तो फिर वो हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि 50 लाख के टर्नओवर के लिए नॉर्मली उसको एटलीस्ट 2-2.5 करोड़ का तो टर्नओवर होना चाहिए 50 लाख के लिमिट के लिए, ऐसा। तो इस तरह से ये दूसरे बैंक का, एंड वी विल आस्क फॉर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ दोस बैंक्स एंड नाउ डेज। हाँ बोलिए। सर, जो अभी जैसा आपने बताया ना कि वी हैव टू चेक द अकाउंट स्टेटमेंट इफ इट इज विद सम अदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो जनरली ऑफ हाउ मेनी इयर्स और मंथ्स वी शुड चेक दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नॉर्मली हम क्या करते हैं ना कि कैश क्रेडिट हम जब सैंक्शन करते हैं तो नॉर्मली फॉर 1 ईयर इट इज सफिशिएंट, बिकॉज कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो है किसी भी बैंक में 1 ईयर में रिव्यू होती है, ओके। तो ईयर इट इज ठीक है।
एंड मैं ये भी कहना चाहता था कि सीसी में वही होता है कि आपको पूरा उसका समझ में आता है कि उसके उस बैंक में किस तरह के ट्रांजैक्शन है, किस तरह से ये हो रहा है, तो उससे हमें एक कंफर्ट लेवल मिलती है। ठीक है, उसके बाद और हम ये हो गया हमारे बैंक, और हमारे बैंक के फैसिलिटीज में हम डिटेल नीचे देखेंगे कि हम पूरा उसमें लेते ही है कि उसका जो क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ अकाउंट्स का एक टेबल रहता है, उसमें सारे डिटेल्स आएंगे हमारे बैंक का जो फैसिलिटी रहेगा उसमें। एंड अदर बैंक्स के लिए हम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी उस बैंक से मंगवाएंगे। देन नेक्स्ट इज ग्रुप एक्सपोजर एंड पावर्स ऑफ ब्रांच मैनेजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांच को अपने पावर्स मालूम होने चाहिए विदाउट रिफरिंग सर्कुलर। हर एक बार जब भी सर्कुलर आता है तो वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए वो, क्योंकि हम तभी क्या होता है ना, पहले हम सब लेते हैं और फिर बाद में ध्यान में आता है कि अरे नहीं ये मेरे पावर में नहीं आता है, मुझे ऊपर भेजना पड़ेगा, फिर डिले हो जाता है ना, नेचुरली अगर ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत तो डिले होगा, फिर बोरोवर नाराज हो जाता है। तो पहले ही हम जितना हम क्लियर रहते हैं ना बोरोवर के साथ, फिर प्रॉब्लम बाद में प्रॉब्लम कुछ अराइज नहीं होती है ऐसा। इसलिए पहले ही हमें पक्का होना चाहिए कि वेदर दिस प्रपोजल इज विद इन आवर पावर्स और नॉट। तो ये बात है। देन ग्रुप एक्सपोजर में, इसीलिए ग्रुप एक्सपोजर देखना चाहिए। अभी क्या होता है ना, ग्रुप एक्सपोजर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ कुछ बोरोवर्स जो है अभी एक ब्रांच के साथ बैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर ब्रांच, तो वो दूसरे ब्रांच के पास जाते हैं। कोई एक सीसी एक ब्रांच में है, टर्म लोन दूसरे ब्रांच में है, तो ऐसे केसेस में वी शुड टेक दैट अनदर ब्रांच इनटू कॉन्फिडेंस कि ये बोरोवर आपके यहाँ से मेरे यहाँ आ रहा है, तो व्हाई ही इज कमिंग टू अस। और एक ऑप्शन उसके देना चाहिए, आइदर यू टेक दैट कैश क्रेडिट अकाउंट आल्सो टू आवर ब्रांच और यू टेक फाइनेंस फ्रॉम दैट ब्रांच, क्योंकि इसमें वो उसमें नाराज है, मीन्स उसमें बोरोवर का भी फॉल्ट हो सकता है, ही इज नॉट कोऑपरेटिंग दैट ब्रांच मैनेजर, इसीलिए वो नहीं कर रहा है उसको। तो इसलिए कभी ऐसे होता है कि आजकल प्रेशर रहता है टारगेट के लिए, बिजनेस बढ़ाओ, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि नहीं उसको बोलूंगा तो फिर वो मेरा भी प्रपोजल जाएगा। लेकिन एग्जिस्टिंग अकाउंट में ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आपको यू शुड वेल राइटिंग में उस ब्रांच को कन्वे करना चाहिए कि मेल मेल भेज के कि ये दिस सच एंड सच योर बोरोवर इज अप्रोच्ड अस एंड वी आर सैंक्शनिंग हिम, प्लीज इन्फॉर्म गिव अस योर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ऐसा करके ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। ये ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं कि एक ही ब्रांच में सीसी एक जगह है, टर्म लोन दूसरे ब्रांच में है। तो नॉर्मली दिस शुड नॉट बी देयर अनलेस समझो अभी दो सिटीज में और उसके दो जगह अलग अलग बिजनेस के ऑफिस है, तो दैट, लेकिन that should be with taking into confidence with all the branches, all the concerned branches। ठीक है। But if reason is genuine, if हाँ reason is genuine that okay, there हाँ, यस, because रीजन इज जेन्युइन तो चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ then term loan could be क्योंकि on some other branch and यस cash credit could be at some यस other branch. यस यस यस, आजकल क्या होता है ना कि अभी पूना में कोई ये है लेकिन उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है बैंगलोर में, तो वो बैंगलोर में अपना फैक्ट्री सेटअप करेगा। लेकिन जब ओरिजिनल स्टार्ट करता है तो ही स्टार्ट्स विथ पुणे। जब टर्म लोन का इन्वेस्टमेंट करना है तो उसने पहले टर्म लोन पुणे से लिया है बिकॉज इट वाज कन्वीनियंट, बट आफ्टरवर्ड्स ही हैज शिफ्टेड एंड ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज विल बी एट बैंगलोर, तो उसको कैश क्रेडिट के लिए बैंगलोर विल बी ऑलवेज बी एडवाइजेबल। तो ऐसे केसेस में एचओ आल्सो जेडो या एचओ आल्सो टेक कॉल, क्योंकि अगर उसको सीसी ऑपरेटिंग बैंगलोर से करना है तो सीसी अकाउंट कैन बी एट बैंगलोर एंड टर्म लोन अकाउंट कैन बी एट पुणे। तो ये हम बहुत बार देखते हैं कि ये प्रॉब्लम एपीआर में आती है कि एपीआर में एक सीआईएफ के अंडर ही दोनों अकाउंट रहते हैं, फिर इश्यू आता है कि किसने एपीआर करना चाहिए, क्योंकि एपीआर इज सीआईएफ बेस्ड ऐसा। तो ये इसलिए ऐसे केसेस हमने देखे हैं बहुत सारे, तो ऐसा होता है। लेकिन वो सिर्फ दोनों ब्रांचेस को मालूम होना चाहिए कि कहाँ क्या है, और उसमें इंटर एक्सचेंज भी होना चाहिए ऐसा, कम्युनिकेशन ऑल दोनों ब्रांचेस में होना चाहिए ढंग से। तो फिर एपीआर कैसे करेंगे हम उस केस इस केसेस में, इन केसेस में? नहीं, अभी क्या होता है ना कि नॉर्मली क्या होता है कि जिसका सीसी जिसके पास है ना, वो अभी रिव्यू रिन्यूअल समझो नया टर्म लोन है, तो रिव्यू रिन्यूअल में नॉर्मली सीसी जिसके पास होता है उस वही टर्म लोन का अप्रेजल करता है। फर्स्ट टर्म लोन समझो मैंने दिया है पूना से, लेकिन अगर बैंगलोर में बाद में उसका सीसी हुआ है ना, तो सीसी रिव्यू हर साल होगा, तो उसके साथ ही उसका टर्म लोन का फैसिलिटी भी रिव्यू होगा ना। तो नॉर्मली जहाँ सीसी है वहां से आपको उसका एपीआर होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन ज्यादा वहां से है ना, तो वही नहीं समझता है। और इवन टर्म लोन के इंस्टॉलमेंट भी कैश क्रेडिट से ही आते हैं ऐसा। तो सीसी जहाँ है वहां से एपीआर होना चाहिए उसका। ठीक। यस। देन
वेदर अकाउंट इज अंडर कंसोर्शियम और मल्टीपल बैंकिंग। जैसे हमने अदर बैंक्स के देखा है, पहले ऊपर जो देखा कि अदर बैंक्स में क्या है, तो उसी से हमें पता चलता है कि उसका 2-3 बैंक्स में है, तो हम पूछते ही है कि वे कंसोर्शियम में है या मल्टीपल बैंकिंग में। उस हिसाब से फिर हमें उस बैंक से कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लेके फिर आगे बढ़ना है। कंसोर्शियम है तो पहले कंसोर्शियम मीटिंग में हमारा बैंक इंट्रोड्यूस होगा, और उसके बाद वी विल बी एबल टू सैंक्शन हिम द फैसिलिटीज। फिर कंसोर्शियम में अपना शेयर कैसा होगा, ये सारा कंसोर्शियम में डिसाइड होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कंसोर्शियम लेटर हम अगर ऊपर के जनरली कंसोर्शियम के अकाउंट जेडो या एचओ के पावर में रहते हैं, फिर उस हिसाब से हम ऊपर प्रपोजल भेजेंगे। देन प्रेजेंट पोजीशन ऑफ अकाउंट्स विद आवर बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट पोजीशन ऑफ अकाउंट्स में तो हम लिखते हैं कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस इतना है, ओवरड्यू नहीं है वगैरह, ये आ जाता है, लेकिन उसमें जो क्रेडिट समेशंस, जो क्रेडिट समेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रेडिट समेशंस अभी आज का लिमिट समझो उसका 10 लाख है और उसके क्रेडिट समेशन सिर्फ 15 लाख है, तो फिर वो वही हम चौकन्ने हो जाते हैं कि अरे बहुत कम उसका टर्नओवर है, फिर क्यों है। लेकिन नॉर्मली ऐसे देखा गया है कि हमारा टर्नओवर अकाउंट में कम रहता है, लेकिन उसका बैलेंस शीट जब ऑडिटेड बैलेंस शीट देता है उसमें टर्नओवर ज्यादा होता है, मीन्स वो 100% टर्नओवर बैंक से नहीं करता है। तो सच टाइप ऑफ अकाउंट, अगर हम ऐसे अकाउंट को एनहांसमेंट देना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा हम इसमें थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए, उसको कंडीशन भी डालना चाहिए राइटिंग में कि यू शुड रूट ऑल योर टर्नओवर थ्रू आवर अकाउंट, और उसको ये भी उसके पास से डिटेल मांगना चाहिए कि वेदर ही इज बैंकिंग विद एनी अदर बैंक, उसका स्टेटमेंट। और आजकल एक ये है कि इफ द कस्टमर, न्यू कस्टमर भी हमारे पास आया है, एग्जिस्टिंग भी है, तो वी शुड इंसिस्ट दैट बोरोवर टू क्लोज ऑल अदर करंट अकाउंट्स। ये आरबीआई का कंपल्शन है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि आजकल की कुछ फैसिलिटीज हमारे बैंक में नहीं है, इसलिए एचडीएफसी में या एक्सिस बैंक में वो टर्नओवर करता है, तो दैट कैन बी अलाउड, बट वो टू सम स्पेसिफिक, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, एंड व्हाटएवर ही विल बी, जब जितने उसके रेमिटेंसेस उस बैंक में आएंगे वो दोज शुड बी फॉरवर्डेड थ्रू आवर सीसी आफ्टरवर्ड्स। ये कंडीशन भी हमारे इसमें रहना चाहिए ऐसे केसेस में, ठीक है। देन एवरेज एडवांसेस भी अभी जैसे मैंने बोला कि 10 लाख का लिमिट है और उसके एवरेज एडवांसेस भी 10 लाख है, तो नॉर्मली ऐसे होता है कि वो उसका मैक्सिमम पे भी रहता है, और ऐसे केसेस में नॉर्मली उसका क्रेडिट टर्नओवर कम रहता है, क्योंकि अगर वो पूरा टर्नओवर हमारे यहाँ से रूट करेगा तो नेचुरली उसके एडवांसेस, एवरेज एडवांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आज ही क्रेडिट आया और आज ही डेबिट हो गया, ऐसा रोज के रोज नहीं रहता है। आज की डेट में क्या होता है कि सारे ट्रांजेक्शन चेक से, एनईएफटी से वगैरह रहते हैं, आरटीजीएस से। तो आज अगर क्रेडिट आया तो दूसरे दिन क्लियरिंग का चेक डेबिट होगा, तो उसका एवरेज एडवांस नेचुरली 10 लाख लिमिट है तो 8 लाख होगा, 7 लाख होगा, लेकिन एकदम 10 लाख के 10 लाख अगर होता है ना, तो इसका मतलब है कि उसके अकाउंट में टर्नओवर कम है, ठीक है। देन जो उसका टोटल इंटरेस्ट कितना उसको डेबिट हुआ है, एंड मीन्स इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द बोरोवर एंड कमीशन फ्रॉम द बोरोवर, ये कहाँ लगता है, तो बड़े अकाउंट्स में बाद में बोरोवर कंसेशन के लिए आता है, तो कंसेशन में ये देखा जाता है, कंसेशन जब हम देते हैं तो उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है बड़े अकाउंट्स में, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रहता है कि उसके कितना कमीशन मिलता है या एंसिलरी बिजनेस उससे कितना मिलता है। मीन्स नया भी कोई प्रपोजल आया जहाँ 500 एम्प्लॉइज आर वर्किंग, तो फिर हमें ये एंसिलरी बिजनेस का चांस रहता है कि उसके सेविंग अकाउंट मिलेंगे, सैलरी अकाउंट मिलेंगे, फिर पर्सनल लोन, रिटेल लोन, हाउसिंग लोन, ये सारे हमें मिलेंगे, दैट इज एडिशनल बेनिफिट। तो ये एडिशनल बेनिफिट कंसेशन में मायने रखता है। एंड इवन तो ओवरऑल भी हम कोई भी प्रपोजल सैंक्शन करते हैं तो फिर ये भी हमें पॉइंट देखना चाहिए कि अगर एंसिलरी बिजनेस मिलने वाला है, उसके पास से ऑलरेडी 500 एम्प्लॉइज है, तो वो 500 एम्प्लॉइज का उसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो ही विल डेफिनेटली रन द बिजनेस प्रॉपरली। ये भी रहता है, 10 एम्प्लॉइज होना और 500 एम्प्लॉइज होना उसमें डिफरेंस है ना, ऐसा। देन ये जो हम अभी ऊपर देखा प्रेजेंट पोजीशन ऑफ अकाउंट, उसके ऊपर हमें कमेंट्स देने हैं, कमेंट्स ऑन कंडक्ट ऑफ द अकाउंट मींस क्रेडिट टर्नओवर इज सफिशिएंट, ये हम लिखते हैं उसके नीचे कि क्रेडिट टर्नओवर इज सफिशिएंट कंसीडरिंग द लिमिट कंपेयर टू द लिमिट, इस तरह से नीचे कमेंट्स आ जाते हैं। देन है सीआरआर एक्सरसाइज, तो सीआरआर एक्सरसाइज का डायरेक्ट रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 25 लाख से ऊपर वाले जो प्रपोजल है 25 लाख एंड अबव, उसमें हमें कंपलसरी सीआरआर एक्सरसाइज करना पड़ता है। रिटेल में तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे असर नहीं होता है, लेकिन कमर्शियल में
रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डायरेक्ट असर होता है, उसमें इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। जो नया कुछ सीआरआर का जो आया है उसके बारे में, क्योंकि अभी तक वो स्टेबलाइज मुझे लगता है नहीं हुआ है, तो उसके बारे में राहुल जी हम वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर। ठीक है? यस सर, यस। यस। देन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एवरेज बैलेंस शीट। यहाँ तक पहले जब हमने पहले यहाँ तक आए, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एवरेज बैलेंस शीट। एवरेज बैलेंस शीट में मीन्स मेरा ये कहना है कि एवरेज बैलेंस शीट में हमें एट ग्लांस देखने की आदत करनी है, कि एवरेज बैलेंस शीट देखने के बाद इमीडिएट आपको समझना चाहिए कि कितने पानी में है ये बोरोवर। तो ये किस तरह से हो सकता है? तो नॉर्मली हम एवरेज बैलेंस शीट लेते हैं, प्रैक्टिस इज दैट कि 3 साल का हम लेते हैं, 5 ईयर्स का हम देखते हैं। तो 5 ईयर्स का हम जब देखेंगे तो उसमें पहले तो मेरा ये सजेशन है कि बैलेंस शीट का टोटल देखो, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि बीच के फिगर मैनिपुलेट किए हुए होते हैं और टोटल गलत होता है। ये लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। या फिर पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्शंस देते हैं बाद में, उसमें भी प्रोजेक्शंस में थोड़ा सा मैनिपुलेशन कहीं कहीं करके वो फिर ये होता है कि टोटल गलत होता है, फिर हमें ध्यान में आता है, फिर हम फोन करते हैं, अरे आपका टोटल ही नहीं टैली हो रहा है। तो ये आदत होनी चाहिए कि एकदम जनरली एकदम एक्चुअल टोटल लेना भी जरूरी नहीं होता है। आप ऐसे नजर भी डालोगे तो आपको समझते हैं अरे कुछ टोटल और बहुत कम दिखती है, लेकिन अंदर के फिगर ज्यादा है। ये समझ में आता है, प्रैक्टिस से दिस जो है ना वो प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको समझ में आता है। तो इट मे इसमें बी बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर और टाइपिंग एरर ऑल्सो। हाँ यस, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि बाद में कोई ऑडिटर भी पकड़ सकता है, जो क्योंकि ऑडिटर तो हमसे ज्यादा उसमें माहिर होता है। तो ये चीज है कि टोटल देखना जरूरी है। दूसरी चीज है, अभी उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं अभी बताता हूँ कि फर्स्ट पहली नजर हम कहाँ जाती है नॉर्मली किसी के भी बिजनेस में। हमने बैलेंस शीट सामने आया तो उसका कैपिटल बिजनेस में कितना है, तो उसमें एक सिंपल रेशियो है कि अगर बैलेंस शीट के टोटल के 25% मीन्स अगर 100 रुपये बैलेंस शीट का टोटल 100 है, तो इफ हिज कैपिटल इज मोर देन 25, देन एकदम आप सेफली यू कैन से कि चलो अच्छा कैपिटल है, क्योंकि हमारा कोई भी इसमें 25% मार्जिन रहता है। अगर 25 से ऊपर उसका कैपिटल दिख रहा है आपको तो इट इज ओके। तो दिस इज वन यार्डस्टिक कि आप बैलेंस शीट देख। हाँ हेलो बोलिए सर, कैपिटल जैसे आपने बोला कि इफ इट इज मोर देन 25% और 25%, तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस टू द बैंकर्स कि चलो यस भैया उसके पैसे लगे हुए। बट दैट कैपिटल कुड बी फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज और फ्रॉम अदर, आई मीन अदर सोर्सेज आल्सो। वुड नहीं इट नहीं मैटर? नहीं, सुनिए कैसा होता है ना कि कैपिटल बैलेंस शीट ऑडिटेड बैलेंस शीट में जब कैपिटल करके आता है तो नॉर्मली इट इज कैपिटल एंड रिजर्व। ठीक है, कैपिटल प्लस रिजर्व। बाकी कैपिटल प्लस रिजर्व छोड़ के नीचे जो आएंगे वो आएगा इधर अनसिक्योर्ड लोन आएगा या फिर टर्म लोन्स आएंगे। लेकिन कैपिटल मींस कैपिटल एंड रिजर्व ये नॉर्मली आता है, प्राइवेट लिमिटेड में होने दो, पार्टनरशिप में होने दो या इंडिविजुअल में होने दो, ऐसा। क्योंकि उसमें अंदर की साइड में उसका ये रहता है कि कैपिटल में फिर ऐड प्रॉफिट कितना ऐड हो गया, उसके ड्राइंग्स कितने हैं और फिर नेट कितना बचा है, इस तरह से बैलेंस शीट में आता है। तो इसलिए प्रोप्राइटर में कैपिटल करके ही आएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या इसमें रिजर्व करके आएगा। प्रोप्राइटरशिप में रिजर्व वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, उसमें डायरेक्टली वो जितना कुछ प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली उसके कैपिटल में आएगा। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में एंड पार्टनरशिप फर्म में वो रिजर्व करके, रिजर्व एंड सरप्लस करके सेपरेट कॉलम आता है, ऐसा। तो फिर वो कैपिटल प्लस रिजर्व ये आ गया, तो ये इफ दैट इज मोर देन 25% देन यू कैन सेफली से कि अरे अच्छा है। मींस एट ग्लांस आपको क्या क्लिक होना चाहिए, तो एट ग्लांस ये एक पहली बात है। सेकंड थिंग इज दैट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे है लेकिन मैं सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ बोल रहा हूँ कि whether his current assets are more than current liabilities। इसका रीजन ये है कि हम जब जो की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखते हैं उसमें क्या होता है कि आपका फॉर एमएसएमई करंट रेशियो इज 1.17, करंट रेशियो इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो विल बी एज पर नॉर्म्स इट इज 1.17 एंड फॉर अदर्स इट इज 1.25। तो ये कब आएगा 1.17 या 1.25 कब आएगा? अगर उसके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज्यादा है तो ही आएगा। इसलिए एट ग्लांस आपको ये देखना है कि करंट एसेट्स शुड बी मोर देन करंट लायबिलिटीज। बाद में हम डिटेल्स में जाएंगे उसके। बोलिए।
और इफ उसका करंट लायबिलिटी ज्यादा है करंट एसेट से, और देयर इज सम प्रॉब्लम विद करंट रेशियो, तो इसका मतलब कि उसके सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियो में कुछ तो प्रॉब्लम। हाँ प्रॉब्लम है, इसलिए फिर वो हमें देखना पड़ेगा ना, रेशियो अगर कम आएगा तो वी विल नॉट बी एबल टू सैंक्शन इटसेल्फ। हाँ बाद में हाँ यही देख के पता चलता है कि अरे उसका करंट रेशियो एडवर्स होगा करके। और एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन, अल्टीमेटली क्या है ना, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मार्जिन। अगर उसके पास सफिशिएंट मार्जिन है तो यही वही है कि कैपिटल है 20, आपको अगर ये 25% से ज्यादा दिखता है ना ऊपर, तो नेचुरली ऑटोमेटिकली आगे के रेशियोज सही हो जाते हैं। ऑल द रेशियोज आर रिलेटेड टू मार्जिन, मेन ये है। तो आगे का है वेदर, अभी हम 3 साल का एवरेज बैलेंस शीट देखते हैं, तो 3 साल में वेदर कैपिटल इज इंक्रीजिंग और नॉट, ऐसा ये हम देखते हैं कि वेदर कैपिटल इज इंक्रीजिंग। तो कैपिटल इंक्रीज समझो उसका रेगुलरली प्रॉफिट उसमें आ रहा है और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज अ गुड साइन कि वो नॉर्मली होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, किसी साल में कैपिटल इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब है एक तो वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है या फिर उसका कंपनी लॉस में है। या फिर दो चीजें, डाइवर्जन ऑफ फंड्स भी हो सकता है। नहीं वही तो डाइवर्जन ऑफ फंड्स कैसे होगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल से होगा ना। हाँ हाँ। हाँ इसलिए विड्रॉल ऑफ कैपिटल, नॉर्मली क्या होता है ना, डाइवर्जन ऑफ फंड्स ये जो बात आती है ना, दिस इज रिलेटेड टू आवर फाइनेंस। मीन्स हमने फाइनेंस एक पर्पज के लिए दिया है एंड ही इज डाइवर्टिंग इट टू फॉर सम अदर पर्पज। And suppose he says that कि sir ठीक है, I am withdrawing from my capital, I agree, but I am withdrawing to purchase fixed assets. तो परचेज, fixed assets. नहीं मैं क्या बोलता हूँ, वो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने तो वो तो उधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए अगर परचेज करता है तो उसके लिए उतना सफिशिएंट कैपिटल उसके पास होना चाहिए कि बाद में लोन के लिए मार्जिन रखे। नहीं तो वो अपने कैपिटल कम करेगा, कैपिटल से ये परचेस करेगा कैपिटल निकाल के, और फिर बाद में यहाँ मार्जिन का वर्क, तो फिर शॉर्ट टर्म लोन के लिए वर्किंग कैपिटल के मार्जिन कम हो जाएगा, दैट विल रिफ्लेक्ट इन द रेशियोज। ऐसा है ना वो एक्सेस, राहुल जी। सर बेसिकली जो हम कैश क्रेडिट देते हैं वो तो उसके नॉर्मल साइकिल के लिए देते हैं, जो उसके ऑपरेशन साइकिल के लिए है। तो हाँ अगर वो कैपिटल से निकाल करके फिक्स्ड एसेट्स खरीदे तो भी तो एक प्रकार का वो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड ही हो गया ना। हाँ वही तो मैं बोलता हूँ ना, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स मींस क्या है ना कि अल्टीमेटली हम यहाँ कैश क्रेडिट दे रहे हैं और वो अल्टीमेटली दैट इज विड्रॉइंग फ्रॉम हिज वर्किंग कैपिटल ओनली ना। वही तो हो गया कि दैट इज बीइंग विड्रॉन फ्रॉम हिज वर्किंग कैपिटल। एक बार आपने, हमने सैंक्शन करने के बाद हमने क्या किया है कि उसको बेस्ड ऑन हिज प्रेजेंट पोजीशन ऑफ बैलेंस शीट हमने दिया है, एंड ही इज नॉट सपोज्ड टू विड्रॉ द कैपिटल फॉर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर उसका मार्जिन मार्जिन ज्यादा है ना, हम एनडब्ल्यूसी कैलकुलेशन में देखेंगे, इफ द मार्जिन इज मोर, मीन्स समझो सीसी में रिक्वायर्ड मार्जिन है 100 रुपया, लेकिन उसके पास अगर मार्जिन ऑलरेडी 200 है, तो फिर दैट एडिशनल 100 ही कैन यूज फॉर परचेस ऑफ कैपिटल, बट उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये, लेकिन ये बाद में आएंगी बातें। हम एट सोर्स की जब बात करते हैं ना, तो हम ये देखेंगे कि इफ हिज कैपिटल इज इंक्रीजिंग, अगर कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, मीन इसका मतलब है कि उसने प्रॉफिट, ही इज नॉट रिटर्निंग द प्रॉफिट, या फिर उसको उतना प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है या लॉस में जा रहा है, इसलिए कैपिटल कम हो रहा है। ये एट ग्लांस। देन नेक्स्ट इज अनसिक्योर्ड लोन्स आर कांस्टेंट ओवर द ईयर। अभी हम क्या करते हैं कि कभी कभी कैपिटल कम है, तो जैसे पहले पॉइंट में हमने बोला कैपिटल कम है, तो हम उसके जो रिलेटिव के या खुद का जो अनसिक्योर्ड लोन डाला हुआ है उसको क्वासी कैपिटल करके ट्रीट करते हैं, एंड वी अलाउ दैट, रेशियोज में वो पकड़ते हैं हम। मीन्स जब हम टेंजिबल नेटवर्थ या हम एनडब्ल्यूसी निकालते हैं, तो दो कंसेप्ट रहते हैं उसमें, एक एनडब्ल्यूसी एंड एडजस्टेड एनडब्ल्यूसी। तो एडजस्टेड एनडब्ल्यूसी इज इंक्लूडिंग द अनसिक्योर्ड लोन्स, ऐसे रहता है। तो ये जो है, ये अनसिक्योर्ड लोन्स अगर कांस्टेंट है तो इट इज गुड साइन, अगर वो कम हो रहे हैं तो थोड़ा हमको ये रखना, क्योंकि हमारा कंडीशन रहता है कि अनसिक्योर्ड लोन शुड नॉट बी विथड्रॉन ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द लोन। तो नॉर्मली करेंसी ऑफ द लोन में कैश क्रेडिट का क्या है कि 1 साल, हर 1 साल हम रिव्यू करेंगे, तो इसलिए कंटिन्यूअस बेसिस पे ये रहना चाहिए। समझो नेक्स्ट ईयर में थोड़े बहुत उसके 100 है और 80 हो गए, लेकिन उसका कैपिटल इधर बढ़ गया, तो दैट इज ओके। ओवरऑल उसका इंक्लूडिंग अनसिक्योर्ड लोन, उसका कैपिटल अगर कम नहीं हो रहा है तो दैट इज ओके। ठीक है, देन नेक्स्ट इज टर्म लोन्स आर रिड्यूसिंग, क्योंकि टर्म लोन देते हैं तो उसका रीपेमेंट रेगुलरली होना चाहिए, टर्म लोन उसका रिड्यूस होना चाहिए। अगर टर्म लोन इंक्रीज हुआ है तो वेदर इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स,
क्योंकि टर्म लोन अगर लिया है तो टर्म लोन किस लिए लेते हैं? फिक्स्ड एसेट्स के लिए। समझो 50 लाख का टर्म लोन लिया है, तो 50 लाख के टर्म लोन में उसका खुद का 25% मार्जिन रहेगा, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ मशीनरी में भी 65 to 70 लाख, तो 70 लाख का उसका एडिशन फिक्स्ड एसेट्स में फिक्स्ड दिखना एसेट्स चाहिए। बढ़ना चाहिए। हाँ, फिक्स्ड एसेट उसका बढ़ना चाहिए। दिस इज इस तरह की ये छोटी छोटी चीजें होती है, ये जो आप बार बार जब बैलेंस शीट देखते हो तो वो बात ध्यान में आती है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स अगर, तो ये लाइन ऑफ एक्शन आपको मिल जाएगा कि ये तो मैं एकदम नॉर्मल बोल रहा हूँ, जैसे डिटेल बड़े प्रपोजल में और कुछ कुछ होते हैं, लेकिन दीज आर एकदम सिंपल थिंग्स कि ये आपको एट ग्लांस समझ में आता है। क्योंकि हम एवरेज बैलेंस शीट में सारे पॉइंट्स में कैपिटल आता है, फिर उसके टर्म लोन्स आते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स आते हैं, देन करंट लाइबिलिटीज का ग्रुप आएगा, देन अदर लाइबिलिटीज का ग्रुप आएगा, एंड देन उसके बाद एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स का ग्रुप आएगा, इन्वेस्टमेंट्स का ग्रुप आएगा, करंट एसेट्स का ग्रुप आएगा, एंड देन अदर नॉन करंट एसेट्स का ग्रुप आएगा। ये चार एकदम, तो ये देखने के बाद आपको इतना आपने सुना और उस एंगल से आपने देखा ना, तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल व्हाइल प्रोसेसिंग एनी प्रपोजल। नहीं सर, दैट इज व्हाट वी वांट। सबसे पहले मुझे और हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स को बेसिक ही नॉलेज सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। यस, इसीलिए मैं ये बेसिक बोल रहा हूँ कि दिस इज इम्पोर्टेंट। और इसमें हमें क्या होता है ना कि समझो उसने टर्म लोन लिया है, ये अब आपने डाइवर्जन ऑफ फंड्स की बात की ना, तो ये मैं बोलता हूँ आपको कि समझो उसने टर्म लोन लिया है, लेकिन उसका टू द एक्सटेंट उसका बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स में नहीं बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि ही हैज मिस यूटिलाइज दैट टर्म लोन फॉर सम अदर पर्सनल पर्पसेस। या सीसी में भी ऐसा है कि सीसी में आपने सीसी लिया है, लेकिन उसका वो सीसी से उसने टर्म लोन परचेस किया, फिक्स्ड एसेट्स परचेस किया है विदाउट टेकिंग अ टर्म लोन, तो नॉर्मली क्या होता है फिर उसका ये एडवर्स हो जाता है, क्योंकि हम जब उसका मार्जिन निकालेंगे तो मार्जिन उसका कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इफ ही कैश क्रेडिट यूज करके अगर वो उधर हो जाएगा तो जैसे आपने बोला उसका कैपिटल पे अफेक्ट करेगा वो, मीन्स उसको मीन्स क्या है, कैपिटल लेस है लेकिन उसके फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा है, ऐसे दिखेगा ना वो। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस तो आपका तैल्यू होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म यूजेस और उसने टर्म लोन नहीं लिया और इधर ये हो गया, या कैपिटल नहीं डाला और उसने फिक्स्ड एसेट्स लिए, तो नेचुरली उसके पास वर्किंग कैपिटल के लिए उसका मार्जिन ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये सारा भी हो जाता है। मीन्स सिंपल ये है ना, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है, सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए हर एक प्रपोजल में। जब फर्स्ट टाइम आप प्रपोजल करोगे तो इस तरह से एवरेज बैलेंस शीट सामने रखो, कोई भी बोरोवर आता है ना, तो एवरेज बैलेंस शीट का अपना खुद का उसके बैलेंस शीट आने के बाद अपना खुद ये बनाओ हाथ से लिख के या टाइप करके, और ये सामने एक बार देखो और उसका स्टडी करो, इमीडिएटली पता चलता है। तो बेसिकली इफ एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो देन वी कैन गो थ्रू एनी काइंड ऑफ प्रपोजल, बिकॉज यस कॉन्सेप्ट इज यस सेम। यस, कॉन्सेप्ट इसीलिए हम डिटेल में लेंगे ये। दूसरी बात है, अभी जैसे मैंने बताया था कि जो जो 50 लाख का टर्म लोन का मैंने बताया, ये देखा गया है प्रोजेक्टेड, मीन्स हम सीए में जब लेते हैं प्रोजेक्शंस में देखते हैं ना, तो ये प्रोजेक्शंस में हमें देखना है। समझो इस साल 31 मार्च 21 को उसके फिक्स्ड एसेट्स 1 करोड़ है, ठीक है, बैलेंस शीट में, और उसने ही इज अप्लाइंग फॉर 50 लाख ऑफ टर्म लोन। तो फिर नेक्स्ट ईयर उसका क्या हो जाएगा कि 1 लाख के ऊपर का डिप्रिसिएशन आ गया, समझो 10% डिप्रिसिएशन, तो 90 आ गया, एंड दिस ईयर उसका 70 का एडिशन होना चाहिए, तो 90 प्लस 70 उसका 160, तो उसका नेक्स्ट ईयर में फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए, करेक्ट है ना। अगर उससे समझो 160 नहीं हुआ और सिर्फ ओनली 90 प्लस 50 140 हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि टर्म लोन का जो जो उसने मशीनरी के लिया है ना, वो कोटेशन में उसने बढ़ा के दिखाया हमें, सिर्फ खुद का मार्जिन डाला ही नहीं। हाँ, ये सारी बहुत सारे इम्प्लीकेशंस रहते हैं उसके, जो आप सब समझ में आता है, उससे सब समझ में आएगा। हाँ, इन्फ्रेंस हम निकाल सकते हैं बहुत सारे कि क्या है कि अगर टू द ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हमारा मशीनरी उतना ही उसका फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है, उसका मतलब वो अपना मार्जिन नहीं डाला है उसने। क्योंकि ये तो इजीली पॉसिबल रहता है कि मशीनरी का कॉस्ट है 100 रुपया या 80 रुपीज, लेकिन वो उसको बोलेगा अरे मुझे 100 रुपया दिखाओ क्योंकि मेरे पास मार्जिन नहीं है, फिर वो मुझे ये करेगा। इस तरह से होता है ना ये। एंड दीज क्वेश्चंस वी कैन देन आस्क फ्रॉम द बोरोवर कि ये कहाँ गया, यस, ये कहाँ गया, हाँ, तो तो दिस वाज, क्लैरिफिकेशन आएगी उससे। हाँ, तो राहुल जी दिस इज इनफ फॉर टुडे। इसके ऊपर भी आपको कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन डायरेक्टली सेंड देम ऑन क्वेरीज है, तो राहुल जी के मोबाइल पे भेजो या फिर आपके लिंक पे डालो या फिर मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेजो। वी विल ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेरीज, एंड नेक्स्ट पार्ट वी विल गो अहेड विथ KFI। KFIs and NWC calculation. This is a very important crux of the note.
कोई भी प्रोसेसिंग प्रपोजल में की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स एंड एनडब्ल्यूसी कैलकुलेशन इज द क्रक्स ऑफ द नोट। ये अगर समझ में आ गया ना तो बाकी प्रपोजल में बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इन डिटेल वी विल डिस्कस ऑन दिस। यस, तो थैंक यू सो मच घानेकर सर, आज की इस वीडियो से इवन नॉट इवन माय, मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं, ऑल मेनी ऑफ all our viewers have would have got a lot of knowledge, would have got a lot of conceptual clarity on this subject. Now very soon we'll be coming with another video, that is part 2 of this video, as just now told by Ghanekar sir. Will come out with KFIs, key financial indicators, which is the crux of this note. And we are sorry that we could not continue it for past कुछ 2-3 हफ्ते से we were not able to make any video, so we are sorry for that, but we'll try to maintain now the consistency level once again. Or if you are having any doubt, so always Ghanekar sir is available. You can post on the YouTube link, and we'll uh, take a separate session on all our doubts. Even मुझे भी जो डाउट्स है या हमारे व्यूअर्स को जो डाउट्स है, we can clarify it. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो then please do subscribe to our channel, press the bell icon so that you get the latest updates whenever we upload a video. And also do not forget to share this video, because the purpose of making this video is to share the knowledge. हम जैसे जितने youngsters हैं या जिसको MSME में exposure कम है, तो it is our privilege that we are having such an expertise on this subject who is willing to share the knowledge. So I request all of you to share this knowledge. Yes, sir. यस, ओनली वन थिंग राहुल जी आई वुड लाइक टू ऐड, वो जैसे आपने सही बताया कि ये सिर्फ शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, और इसमें दिस हैज आई वुड लाइक टू क्लियर इट दैट इट हैज नथिंग टू डू विद द यूनियन। हाँ, this is for everyone. स्ट्रांगली मैं बोलना चाहता हूँ कि इट हैज नथिंग टू डू विद एनी यूनियन। we are doing this for all the officer fraternity, irrespective of the whether they are members of any other union or anything, and we don't have anything in such type in mind. Correct. Okay. This is for Yes. everyone. Yes. Okay. So thank you for watching today's video. Take care of yourself, your family members, and use this precious time for earning knowledge. Thank you. We'll come out soon with our another video. Thank you, sir. Yes.